आदाब, महाराष्ट्र न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने हिंदुस्तान के प्लास्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर की 70वीं सालगिरह पर मुनक्किदा एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब में की शिरकत। प्रोग्राम से किया खिताब। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर ने बिहार में एनडीए की शानदार कामयाबी पर आवाम से किया इजहार तशक्कुर। अपोजिशन जमातों को बनाया हदफ तनकीद। महाराष्ट्र के वासवी इलाके में वाकई एक सरकारी स्कूल में लड़की को उठक बैठक की दी गई सजा। लड़की की हुई मौत। मजलिसी लीडर वारिस पठान ने लड़की को दी गई सजा को गैर इंसानी करार दिया। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने हुकूमत से की मांग। मुंबई में हिंदुस्तान के प्लास्टिक एक्सपोर्ट सेक्टर की 70वीं सालगिरह पर एक एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने शिरकत की और इस मौके पर इन्होंने एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड्स भी पेश किए। इन्होंने तकरीब से भी खिताब किया। Award winners who make the nation proud with their achievements, with the good work that they've done, with the contribution to nation building. My heartiest congratulations to all the award winners. Of course, awards are a great encouragement for each of those who receive the award. But I think the more important message came from a young boy who was receiving an award on behalf of somebody in the family. It was Sarla Plastics possibly. And the young man, while accepting the award, said that this time it's for somebody else, but next time I will come and take the award from your hand myself for my achievements. And I think the greatest strength and power in an award function is the encouragement to all those who may not have received an award today, but who have the drive, the enthusiasm, the ability, and fire in the belly to be able to aspire for big achievements and work hard towards becoming an award winner in the future. My best wishes to all those award winners in the making for the future, because I think the country has great potential and no better industry than the plastic industry to reflect the growing needs of India and the growing demand that I think will come in for the plastics industry in the years to come. मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने SRA रीडेवलपमेंट के एक प्रोग्राम में शिरकत की। बेघर खानदानों में मकानात की कुंजियां तकसीम की। इस मौके पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि मरकजी हुकूमत अवाम की तरक्की के लिए काम कर रही है। इन्होंने कहा कि 5 सालों में मजीद 2 करोड़ खानदानों को मकानात दिए जाएंगे। हमारी लगातार प्रयास वर्षों से रही है कि लोगों का जीवन उज्जवल हो, अच्छा भविष्य बच्चों को मिले, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि देश में एक भी बच्चा ऐसा ना रहे जिसकी परवरिश, जिसको अच्छा घर ना मिले। घर में पानी हो, बिजली हो, कुकिंग गैस हो, शौचालय हो। उन्होंने 4 करोड़ गरीबों को मुफ्त में घर 2024 तक दिया और 2 करोड़ लोगों को मुफ्त में घर इन 5 सालों में मिलना है। साथ ही साथ स्लम रीडेवलपमेंट के कार्यक्रम तेजी से खासतौर पे मुंबई में चल रहे हैं।
जो भी बिल्डर अच्छा काम नहीं कर रहे उनके ऊपर मैंने आदेश दिए, सख्त से सख्त कार्रवाई ली जाए, उनको ब्लैकलिस्ट किया जाए। और जो सभी लोग झोपड़पट्टी में रहने वाले हैं उन सबको मेरा आग्रह है कि आप मिलके एक साथ जुटकर कोई एक अच्छा व्यक्ति, अच्छी कंपनी को देखें जो उनको अच्छा डील दे, जो उनके चिंता करे, उसकी फाइनेंशियल, उसकी बैलेंस शीट देख के कि उसमें वो सामर्थ्य होना चाहिए करने का, पुराने प्रोजेक्ट उनके देख कर दें। राजनीतिक हस्तक्षेप कोई होगा नहीं उत्तर मुंबई में कोई प्रोजेक्ट में, और कोई भी झोपड़पट्टी वाले चुन के लाएं वो उनकी मर्जी होगी, कोई राजनीतिज्ञ उसमें बीच में पड़ेगा नहीं। वो खुद चुने, अच्छे व्यक्ति को चुने और अच्छे व्यक्ति से उनको एक अच्छा घर जल्द से जल्द मिले, इस भावना के साथ आज के इस कार्यक्रम को किया गया। मैंने सबको अनुरोध भी किया कि बाकी भी जहां जहां झोपड़पट्टी में लोग रह रहे हैं उनको ये सब प्रोत्साहित करें कि वो स्वयं मिलके एक बिल्डर चूज करें या सेल्फ डेवलपमेंट। अभी हमारे प्रवीण भाऊ दरेकर सेल्फ डेवलपमेंट का भी उन्होंने एक प्राधिकरण देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ राव शिंदे और अजीत पवार जी के नेतृत्व में शुरू किया है। कोई चाहे तो सेल्फ डेवलपमेंट भी कर सकता है, पर मिलजुल के अगर काम आगे बढ़ता है तो अवश्य काम सफल होता है, जनता का और समाज का उसमें भला होता है। महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बिहार में एनडीए की शानदार कामयाबी पर बिहार की आवाम से इजहार तशक्कुर किया। इन्होंने कहा कि आवाम ने मरकज में वजीर आजम मोदी की क़ियादत वाली हुकूमत पर एतमाद किया। इन्होंने इस मौके पर अपोजिशन जमातों को तनकीद का निशाना बनाया, आवाम के फैसले को कबूल करने पर जोर दिया। ऐतिहासिक विजय एनडीए ने प्राप्त की है और मैं बिहार के तमाम जनता को मन से धन्यवाद कहना चाहूंगा कि फिर एक बार उन्होंने मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार पे विश्वास रखा है और बिहार में एनडीए के आइडियोलॉजी की सरकार लाकर फिर एक बार देश के प्रगति का और बिहार के प्रगति का मार्ग उन्होंने खुला किया है। नाच ना आए आंगन टेढ़ा, ये वही कहानी है। जब पार्लियामेंट के चुनाव हुए थे 2024 में और यूपीए को अच्छी सीटें मिली थी, तब तो किसी ने ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं किए थे। आज जब अपनी करारी हार वो देख रहे हैं, तब अपनी हार को छुपाने के लिए ऐसे बहाने बनाए जा रहे हैं। ये मैं समझता हूं जब हार भी होती है तो उसे बड़े शान से स्वीकारना चाहिए और जनता ने दिए हुए मैंडेट को इस प्रकार से अपमानित करने का इन्हें कोई अधिकार नहीं है। इस चुनाव में महिलाओं ने, युवाओं ने, पुरुषों ने, पूरी अक्रॉस ऑल जेंडर्स एंड सेक्टर्स, क्लासेस, सभी ने मिलकर एनडीए के प्रति विश्वास दर्ज करवाया है। नहीं, आप जब वोट चोरी की बात करते हो तो जनता कोई बेवकूफ नहीं है, वो समझती है जब आपको अच्छी सीटें मिलती है, आपको अच्छी रिजल्ट्स मिलती है, तब आप वोट चोरी की बात नहीं करते। जब आपका पराजय होता है तब आप वोट चोरी की बात करते हैं। और ऐसी बातें कर जनता ने जो कॉल दिया है, जनता ने जो मैंडेट दिया है, उसे अपमानित करने का काम आप कर रहे हो। महाराष्ट्र के थाना मीरा भाईंदर में बाला साहब ठाकरे आर्ट गैलरी में आर्ट नुमाइश का इनेकाद किया गया। इसमें फनकारों की पेंटिंग्स और विजुअल आर्ट्स पेश किए गए। महाराष्ट्र के वजीर प्रताप सरनायक गैलरी का मुआयना किया और आर्ट वर्क और सकाफती नुमाइश का जायजा लिया। इन्होंने फनून लतीफ़ा के फरोग पर भी जोर दिया। आज गैलरी में आर्ट नुमाइश को देखने के लिए अवाम की बड़ी तादाद गैलरी पहुंची थी। इस मौके पर अवाम ने नुमाइश का गैलरी में रखे गए ये फनपारे फनकारों की तख्लीकी सलाहियतों को उजागर करते हैं और महाराष्ट्र की मुतनव्वो सकाफत को भी नुमाया करते हैं। इंतजामिया के मुताबिक ये नुमाइश कई हिस्सों पर मुश्तमिल होगी, जिसमें नए और मुनफरिद आर्ट वर्क शामिल किए जाएंगे। नेता और राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब कल
शिवसेना प्रमुख आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी के पुण्यतिथि के अवसर पर उनको जो स्मृति है उनको अभिवादन करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हो रहे। मैं इस शहर का विधायक होने के नाते और राज्य का परिवहन होने के नाते उनका स्वागत करता हूँ, क्योंकि आज एकनाथ शिंदे साहब जब भी राज्य के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस कला दालन के निर्मित के लिए जो मेरी संकल्पना थी वो संकल्पना उन्होंने उठाई और 180 करोड़ रुपए का निधि इसके लिए उपलब्ध करके दिया। 9 साल की मेरी मेहनत थी और 9 साल के मेहनत के बाद पैसे के लिए ये काम अधूरा था, मगर शिंदे साहब उस मुख्यमंत्री के तौर पे वहां पे बैठे और उन्होंने हमें निधि की कोई कमी महसूस नहीं कर रखी थी। आज वो काम पूरा होने जा रहा है और कल उनके स्मृति को अभिवादन करने के लिए एकनाथ शिंदे साहब भी यहाँ पे आ रहे हैं। मगर एक बात जरूर है कि आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी कल शिवसैनिकों से संवाद करने वाले हैं, उनसे बातें करने वाले हैं, उनके सुख दुख में शामिल होने वाले हैं, उनकी भावना उनके विचार लोगों तक पहुंचाने वाले हैं। और इस वक्त के लिए अगर उस दौरान शिंदे साहब यहाँ पे आते और उनके विचार अगर सुनते तो मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि मेरे विधानसभा के कार्यकाल में यह कला दालन पूरा हो गया। ये महाराष्ट्र का नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा कला दालन है और सभी चीजें जो यहाँ है बच्चों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है, यूपीएससी एमपीएससी के विद्यार्थियों के लिए है, हमारे जो भविष्य में बड़े बड़े अहदे पे काम करने वाले अधिकारी के तौर पे काम करने की आकांक्षा रखने वाले जो स्टूडेंट्स है उनके लिए है। तो सभी को लेके यहाँ पे हमने दालन अलग अलग निर्माण किया है। बाला साहब ठाकरे जी के विचार शुरुआत में जो शिवसेना की स्थापना हो गई 1960 से लेकर अभी तक का जो इतिहास है वो इतिहास यहाँ पे रखा गया। बाला साहब ठाकरे जी की मातोश्री की यहाँ पे रूम दिखाई गई है, उनकी कुर्सी यहाँ पे दिखाई गई है। शिवसेना प्रमुख जहाँ जहाँ पे काम करते थे उसके ऑफिस का कार्यालय का निर्माण यहाँ। बीजेपी लीडर राम कदम ने बिहार के इंतखाबी नताइज पर बात की। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने लोगों में झूठ फैलाने की कोशिश की लेकिन अवाम ने अपोजिशन पर एतमाद नहीं किया। इन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत मेहनत और साबित कदमी की फतेह है। जिस प्रकार से देश के प्रतिपक्ष ने लोगों के बीच में जाकर झूठ फैलाने का प्रयास किया और कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख समझते हुए ये भी झूठ लोग स्वीकारेंगे, और जिस प्रकार से पूर्व लोकसभा के चुनाव में संविधान को लेकर के झूठ बोला गया था और उस समय उन्हें सफलता मिली थी और उसी बात को दोहराने का प्रयास इस बार किया। यानी राहुल गांधी समेत उनकी सारी कंपनी देश की जनता को इतना मूर्ख समझेगी और बिहार की जनता को इस बात का भी क्रोध था और साथ साथ में ये महाराष्ट्र एनसीपी-एसपी की लीडर सुप्रिया सुले ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार में वजीर आला के उम्मीदवार का फैसला एनडीए का अंदरूनी मामला है। इन्होंने कहा कि एनसीपी-एसपी के सरबराह शरद पवार ने हमेशा खवातीन की तरक्की के लिए काम किया है। पूरा जो बिहार का क्रेडिट है वो सारा नीतीश कुमार जी का यश है। तो मैंने कल भी कहा था रिजल्ट आने के बाद कि जो जीता वही सिकंदर, और हम सब ने आत्म परीक्षण करना चाहिए कि क्या हुआ बिहार में। और मेरे ख्याल से अभी वो उनका अंतर्गत मामला है ना, किसको सीएम बनाना है नहीं बनाना है वो देखें। भी हमारे वरिष्ठ नेता है तो उन्होंने कहा है, उस पर मैं क्या कह सकती। आपको याद होगा इस देश में पहला आरक्षण महिलाओं को शरद पवार जी ने किया। तो हमारे लिए महिला ये हमेशा माँ के समान रही है, सिर्फ वोटर नहीं रही है, और उनको समान अधिकार मिलना चाहिए। इसी के लिए जो संघर्ष हुआ है वो महाराष्ट्र से ही उसी की हमेशा शुरुआत हुई है। भले वो सावित्रीबाई फुले जी का काम हो, इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया, और बहुत सारी जो महिलाएं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया उसकी शुरुआत हमेशा महाराष्ट्र में ही हुई है। तो हमारे लिए महिला सिर्फ वोटर नहीं है, वो हमारे माँ समान। रोहिणी आचार्य के बयान पर एआईएमआईएम के लीडर वारिस पठान ने कहा कि लालू यादव के खानदान में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले उनकी बहू ने इल्जाम लगाया था कि उन्हें हरासा किया गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव घर छोड़कर गए। रोहिणी आचार्य ने अपना गुर्दा लालू प्रसाद यादव को हत्या कर दिया। इन्होंने कहा कि लोग महागठबंधन और लालू यादव के खानदान में जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ देख रहे हैं।
ये लालू प्रसाद जी के घर का ये पहली मर्तबा नहीं हुआ है, पहले भी वाकया हो चुका है। पहले उनकी बहू ने आरोप लगाया था कि उनको मारा गया, पीटा गया, उन्होंने वीडियो बना के सोशल मीडिया पे वायरल हुआ। उसके बाद में जो उनके बड़े बेटे थे तेज प्रताप यादव, वो भी घर छोड़ के चले गए। और अब रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा आरोप लगाया है। ये वही रोहिणी जी जिनको जानता हूँ कि उन्होंने अपनी किडनी डोनेट की थी शायद लालू प्रसाद यादव जी को। वही अब उनका भी जो आरोप है, अब ये तमाम चीजें हैं, इसका पूरी तरह से जनता देख रही है कि क्या हो रहा है उनके यहाँ पे, क्या हो रहा है महागठबंधन में, क्या हो रहा है लालू प्रसाद के परिवार के अंदर। अब क्या इसका भी ठिकाना हमारे सर पे फोड़ेंगे? क्या हमारी वजह से हो रहा है? अरे भाई, आप सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करिए, जांच पड़ताल करिए, क्यों क्या हो रहा है वहां, क्यों रोहिणी आचार्य ने इतना बड़ा आरोप लगाया उसके ऊपर, जिसको आप तेजस्वी ने जवाबदारी दी थी। दूसरा और एक का नाम लिया है, उनके सबके खिलाफ जनता है, उनके जो भी पार्टी के लोग हैं उनको सोचना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आरोप इतना संगीन आरोप इतना नहीं लगाता ना। उस घर की बेटी लगा रही है संगीन आरोप, जिसने लालू प्रसाद यादव जी को अपनी किडनी दी है। आज वो रोते हुए बोल रही है पत्रकारों से बात करते हुए कि चप्पल उठाई गई मुझे मारने के लिए। तो वे नारी सम्मान की बात कर रहे हो, नारी का तो सम्मान ही नहीं कर रहे हैं। तो उसने बताया कि जिसका वो नाम लिया उन्होंने, कोई यादव का, संजय का, कोई रमेश का, तो ये सारी चीज तो उनकी आपस की बात है। लेकिन इसका भी ठिकड़ा का हमारे सर मत फोड़ देना भाई। आप अपना घर को संभाल लो, उसके बाद में आप हमको एक्सट्रीमिस्ट बोल दिया आपने सब। हाँ, हम कहे के एक्सट्रीमिस्ट, आपने मुसलमान की दाढ़ी टोपी देखा असद भाई को, आपने एक्सट्रीमिस्ट बुला दिया। आपने तेजस्वी यादव पूरे सीमांचल के, बिहार के नहीं पूरे देश के मुसलमानों का अपमान किया, इंसल्ट किया। आपको माफी मांगनी चाहिए थी इसके लिए भी। आपको एक्सट्रीमिस्ट लिखने आता है, मैं पेन देता हूं, आप लिख नहीं सकोगे, लेकिन चरमपंथी आपने बोल दिया असद ओवैसी साहब को। इसका नतीजा, उसका जवाब सीमांचल की जनता ने आपको दे दिया है। तो आपका जो एरोगेंस, आपका घमंड, आपका जो गुरूर है, वो आपको लेकर डूब। देखिए लालू प्रसाद जी के घर का ये महाराष्ट्र के पालघर वासवी इलाके में वाकई एक सरकारी स्कूल में एक लड़की को स्कूल को देर से आने पर उठक बैठक की सजा दी गई। लड़की को उठक बैठक करवाने पर लड़की की तबीयत बिगड़ गई। लड़की को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया और लड़की की मौत वाकई हुई। लड़की के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि वालिदा ने इस मामले में बात करते हुए तफसीलात बताई। और स्कूल में उसके क्या पनिशमेंट दिया गया? परमिशन ये दिया गया कि तुम्हारे बच्चे लेट आए, इसके लिए हम लोग शासन उठा बैठा किया गया, बैग टंगवा के। कितनी बार उठा बैठक करवाया गया? अभी मेरी लड़की तो नहीं बताई, लेकिन जो बोले बच्चे कोई 100, कोई 50, कोई 60 ऐसे किए। तो बोले मेरी लड़की जितने बार सब लोग किए मम्मी, उतना बार मैं भी किया, वो टंगवा मैं भी किया। और उधर से आई तो मेरी लड़की का, तो मेरी लड़की जब आई उधर से तो शाम को 5 बजे बोली मम्मी ये मेरे को कमर इधर दुख रहा है। तो मैं बोली कि इधर, वो बोली इधर का दुख रहा है। तो बोली कि गिरी पड़ी, बोली गिरा नहीं है, मेरे को मीस उठा बैठी कराई, बैग टंगवा। मैं बोली कि, तो बोली इधर से जाते जाते थोड़ा मेरे को लेट हो, बच्चे चाहे 2 मिनट हो चाहे 3 मिनट, ऐसे ज्यादा तो लेट फास्ट नहीं होएगा, इतना ही लेट हुआ, इसके लिए मेरे को उठा बैठी कराई। तब से मेरी लड़की का प्रॉब्लम बढ़ते बढ़ते आज मेरी लड़की खत्म नहीं हुई। तो पहले हमने जब ये दिक्कत हुई तो फिर उसको कहाँ लेके गए, कौन से हॉस्पिटल में लेके? आस्था हॉस्पिटल में पहले भर्ती किया। डॉक्टरों ने क्या बताया? उधर ने डॉक्टर बोला दवा पानी दे रहा है, ये लड़की जो है ना वो उठा बैठे करने से वो घबर गई है। ये जो है कमर है उनको जकड़ गया है, उठा बैठी जकड़ गया, और कुछ उनका बीमारी नहीं है। महाराष्ट्र के वासवी इलाके पर एआईएमआईएम के लीडर वारिस पठान ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया। इन्होंने कहा कि लड़की को इतनी सख्त सजा देना गैर इंसानी है। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई करें। बहुत ही दुखद है ये कि एक बच्ची मासूम 13 साल की छठी स्टूडेंट स्कूल में गई, थोड़ा सा लेट पहुंच गई, तो उसको स्कूल की जो टीचर थी उन्होंने 100 मरतबा उठक बैठक करवाया बैग के साथ, वो भी। तो ये एक बहुत ही दर्दनाक और दुखद बात है, चिंताजनक विषय भी है। माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में बड़े भरोसे के साथ, विश्वास के साथ भेजते कि हमारा बच्चा, हमारी बच्ची स्कूल में पढ़ रही है तो सेफ हैंड्स में होगी। अभी सिर्फ एक कुछ वक्त देर पहुंचने की वजह से अगर आप उसको बैग के साथ 100 मरतबा उठक बैठक कराओगे तो जाहिर सी बात है तबीयत तो खराब होना है। उसके माँ बाप का जो आरोप है कि उठक बैठक कराने की वजह से बच्ची को तकलीफ होने लगी और उसके बाद उसकी मौत हो गई, तो हम संवेदना पेश करेंगे उसके माता पिता को, भगवान
सब्र दे, उसकी शांति दे उसको। मगर जो भी इन्वॉल्व है, जो टीचर ने इस तरह का दर्दनाक वाकया एक मासूम बच्ची के साथ किया है, तो कार्रवाई होनी चाहिए। माँ बाप भी चाहते हैं कि कार्रवाई हो, पुलिस जांच पड़ताल करना चाहिए पूरी तरह से। क्या वजह, एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या है, वो तो रिपोर्ट आना चाहिए। क्योंकि उनके माँ बाप का तो ये कहना है कि क्योंकि वो बच्ची को 100 मरतबा अपने बैग के साथ उठक बैठक कराया, तब से उसकी तबीयत खराब हुई और वो उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जांच का विषय, पुलिस को जांच पड़ताल करनी चाहिए ताकि आगे से ऐसे इंसिडेंट्स ना हो। क्योंकि हम हमारे बच्चों को बड़े विश्वास के साथ भेजते हैं स्कूल में कि वो सेफ जगह है। आप पनिशमेंट दीजिए, लेकिन इतनी कठोर पनिशमेंट देना किसी को, ये सही नहीं है मेरे ख्याल से। और इनके जो माँ बाप की कंप्लेंट है उस पर पुलिस को चौकसी करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत महाराष्ट्र के पालघर वासिव इलाके में वाक़ एक सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम लड़की की मौत पर एजुकेशन ऑफिसर पांडुरंगा ने कहा कि इस मामले की तहकीकात जारी हैं। कहा कि मुकम्मल हक़ाइक़ सामने लाने के लिए जामे इंक्वायरी की जाएगी। या ठिकाणी वालीव केंद्रातील हनुमंत विद्या मंदिर या शाळेमध्ये 7वीत शिकणाऱ्या मुलीचा आज दुर्दैवी मृत्यू झाल्याची बातमी कळली। तर या ठिकाणी चौकशी करून सविस्तर अहवाल वरिष्ठ कार्यालयाला सादर केला गेला। दुसरं की ही शाळा अधिकृत होती की अनधिकृत होती? केंद्रप्रमुख रजेवर आहेत, तर त्यांना फोन केला आणि 8वीपर्यंत या शाळेला मान्यता असल्याचे समजते। सूचना, विद्यार्थी सुरक्षेच्या सूचना तर नेहमीच शाळांना दिल्या जातात। तशा पद्धतीच्या पत्र आम्ही काढतो। विद्यार्थी सुरक्षेच्या दृष्टीने निश्चितच काळजी घेतली पाहिजे आणि RTE मध्ये 2009 मध्ये अशी तरतूद आहे की अकोला में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के तहत चलने वाले 8 नंबर स्कूल को एक मिसाली स्कूल का दर्जा दिया गया है, जिसके बाद स्कूल में सहूलियात को बेहतर बनाने और नई इमारत की तामीर के लिए 1 करोड़ की मंजूरी मिली है। अकोला वेस्ट के रुकने असेंबली साजिद खान पठान ने स्कूल की इमारत की तामीर का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर मोहल्ला क्लिनिक और ई-लर्निंग क्लासेस का इफ्तिताह किया गया। इस तकरीब में अकोला शहर की अहम शख्सियत और दीगर कायदीन ने भी शिरकत की। अकोला महानगर पालिका की 8 नंबर जो स्कूल थी, वो स्कूल को आदर्श स्कूल का दर्जा मिलने के बाद में 1 करोड़ रुपए की निधि आदर्श स्कूल के नाम से आई थी। आज वो स्कूल का यहाँ पे संगे बुनियाद रखा गया, भूमि पूजन, और साथ ही में इस परिसर के अंदर इंग्लिश स्कूल के लिए जो एक शेड खड़ा किया गया कि छोटे बच्चे जो इंग्लिश सीखते हैं उसके लिए एक अलग क्लास बनाई गई। और उसी के साथ में यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक करके एक हॉस्पिटल शुरू हुआ, जो अकोला महानगर पालिका के माध्यम से वो यहाँ पे हॉस्पिटल का भी उद्घाटन हुआ। और साथ ही साथ इसी स्कूल के परिसर के अंदर एक ई-लर्निंग क्लास जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 25 लाख रुपए देकर वो ई-लर्निंग क्लास चालू की है, वो देखने जैसी है। पूरे अकोला के अंदर प्राइवेट स्कूल के अंदर भी वो क्लास नहीं है जो अकोला महानगर पालिका के स्कूल के अंदर वो क्लास है। मैं चाहता हूँ कि अकोला के तमाम लोग वो क्लास देखने के लिए आए। आपका देखकर सीना चौड़ा होगा और आप खुश होंगे कि आपके बच्चे क्या एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। अगर आप महाराष्ट्र पुणे के मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस में आग लगी। हादसे में कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, जबकि आग लगने की वजूहात का भी इल्म नहीं हो सका है। ज़राए के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और तहकीकात जारी है। रियासत मगरबी बंगाल में SIR जारी है। मगरबी बंगाल के बालवर घाट में SIR पर अवाम की रहनुमाई के लिए कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर मरकजी वजीर सुकांता मुजम्मदार ने कहा है कि बीजेपी की जानिब से पूरे बंगाल में कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि लोगों की मदद की जा सके, अवाम को किसी किस्म की कोई मुश्किलात भी पेश ना आ सके। बंगाल में SIR में लोगों की सहायता हेल्प करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरीके की कैंप लगाए जा रहे हैं, जहाँ पे हम जनता को, आम आदमी को हेल्प कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप में उनको कोई दिक्कत ना आए। तो इसलिए यहाँ पे भी एक कैंप शुरू हुआ। पूरे बंगाल में ऐसे कैंप शुरू हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर, और ऐसी कैंप इस टाउन में भी और बाकी जिले की बाकी हिस्सों में भी होगा। देखिए, महामहिम राज्यपाल भारत के संविधान का कस्टोडियन है वेस्ट बंगाल में, और यहाँ पे बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विनोद सिंह गंजियाल ने कहा है कि बिहार में इंतखाबी अमल मुकम्मल हो चुका है। हमने 243 मुंतखब MLAs की फहरिस्त गवर्नर को फराहम कर दी है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अब खत्म हो गया है। मजीद कार्रवाई के बारे में गवर्नर के दफ्तर को मुतल्ला किया जाएगा।
आप लोगों ने लिस्ट दे दिया, गवर्नर साहब को सौंप दी? हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने कमीशन से भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद जी आए हैं और हम लोगों ने अभी पूरी 243 सदस्यों की सूची गवर्नर साहब को उपलब्ध करा दी है। तो सर आज से आदर्श आचार संहिता खत्म? बिल्कुल बिल्कुल जी। आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगा सर? नहीं, खत्म हो गया है सारा, अब फर्दर जो भी आगे कार्यवाही। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।